हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इंजेक्शन डेरिफाइलिन के बारे में। जानेंगे इसके बेसिक यूज, मतलब किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ जानेंगे इसके साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन से कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग आपको नहीं करना है। उसी के साथ जानेंगे डोज के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस इंजेक्शन के पूरी जानकारी। तो लगे रहिए। तो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हम डेरिफाइलिन के बारे में। तो डेरिफाइलिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो दो ड्रग के कॉम्बिनेशन में आता है, जिसे हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। जिसमें आता है इटोफाइलिन एंड दूसरा आता है थियोफाइलिन। तो इटोफाइलिन आता है 84.7 mg और थियोफाइलिन आता है 25.3 mg। तो अब आपके माइंड में आता होगा कि ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब क्या। तो चलिए देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स किसे कहते हैं। तो कि ऐसे मेडिकेशन कि जब आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब कि जब भी किसी पेशेंट को अस्थमा के अटैक आते हैं तब क्या होता है, ये जो हमारे मसल्स होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के और स्पेशली ब्रोंकाइस के, तो वहाँ क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे सूजन आ जाएगा या फिर वो मसल सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा उसका डायमीटर। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, उसे डायलेट कर देती है। जो पहले कंस्ट्रिक्ट हो गया था उसे डायलेट कर देगा। मतलब डायलेट करने के बाद में उसका जो डायमीटर था, जो सिकुड़ गया था, डायमीटर छोटा हो गया था, इन्फ्लामेशन आ गए थे, अब उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। अब स्क्रीन पे समझिए, तो जो पहले डायग्राम दिखाई गई है वहाँ पे नॉर्मल बताया हुआ है ब्रोंक्यूल्स, उसे नंबर 1 दे देंगे और वो नॉर्मल कंडीशन होगी। जो करके उसका इंटरनल डायमीटर भी ठीक है, जिस कारण से जो एयर रहेंगी वो अच्छे से वहां से पास हो सकेंगी। अब उसके बाजू की डायग्राम देखिए, तो अस्थमा अटैक, जब अस्थमा का अटैक आता है तो जो हमारी मसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। उसके बाद जब आप मेडिकेशन देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, तो जो पहले आपकी कंस्ट्रिक्ट हुई हुई ब्रोंकाई होंगी वो अब डायलेट हो गई होंगी। अब उसका जो साइज है, डायमीटर जो है वो बढ़ गया होगा, तो वहां से जो एयर जो है लंग्स तक आराम से पहुंच सकेंगी, अच्छे से पहुंच सकेंगी। इसके कारण जिस पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो उस पेशेंट को अच्छे से सांस लेते आएंगे, ब्रीथिंग उसकी अच्छी हो जाएंगी। तो अब देखते हैं इस मेडिकेशन के बेसिक यूज के बारे में। तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर इस मेडिकेशन का यूज किया जाता है, ये तो आपको पता चल ही गया। पर कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन कि जिसमें आप इसको यूज करोगे, तो जहाँ पे ब्लॉकेज होते हैं एयर पाथवे का, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। कि ये जो डायग्राम है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो राइट साइड में अपने को नॉर्मल लंग्स देखने को मिलेंगे और वही लेफ्ट साइड में अपने को अस्थमैटिक लंग देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मल लंग्स में मसल अच्छे से रिलैक्स रहते हैं, नॉर्मल लाइनिंग आपको देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस की वहां पर नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, तो वहां पे वैसी कंडीशन में क्या होता है, तो वहां पे एक्सेसिव म्यूकस फॉर्म हो जाता है। स्वॉलन लाइनिंग्स, यहाँ पे जो नॉर्मल लाइनिंग्स थी वहां पे सूजन आ जाती है। अगर सूजन आ जाए, सूजन आने के बाद वहां पे एयर अच्छे से पास नहीं होंगी, अगर ऐसी कंडीशन ज्यादा देर तक चली तो पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में डिफिकल्टी आ सकती है। तो जरूरी है कि ये टाइट हुए मसल को रिलैक्स करना और अच्छे से एयर पास हो सके, ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को लाना। तो ये मेडिकेशन देने के बाद उस एयर पाथवे को वो ओपन कर देता है, जो करके उसका डायमीटर बढ़ जाता है और पेशेंट अच्छे से ब्रीदिंग कर पाता है। तो अब जानते हैं कौन से मेडिकल कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो विजिंग, एम्फेसिमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, टाइटनेस इन द चेस्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और अस्थमा अटैक में ये इंजेक्शन सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो अब इस मेडिकेशन के रूट और डोज के बारे में बात करें, तो एक एम्पुल में 2 ml जितना कंटेंट होता है थियोफाइलिन एंड इथोफाइलिन का। तो 2 ml मेडिकेशन हम पेशेंट को इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं, और 2 ml जितना कंटेंट इनफ होता है अगर किसी पेशेंट को अस्थमा अटैक आ गया है या फिर हमने जितनी भी कंडीशंस देखी है
तो उस कंडीशंस में 2 ml जितना कंटेंट काफ़ी होता है वन टाइम के लिए, दिन में एक बार। लेकिन अगर उससे पेशेंट सेटल नहीं हो रहा है तो यह मेडिकेशन आप 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ओवरडोज नहीं देना है, यानी कि एक साथ से 4 ml दे दिए, 6 ml दे दिए, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर 2-2 ml से ही आपको ये मेडिकेशन देना है। पहले देना है 2 ml, अगर उससे सेटल नहीं हुआ तो उसके 6 या 8 घंटे के बाद में आप रिपीट कर सकते हैं 2 ml। उसी के साथ RX ओनली मेडिकेशन है, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इस मेडिकेशन को नहीं ले पाएंगे। और अगर इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो हेडेक हो सकता है पेशेंट को, कई कंडीशंस में डायरिया हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा प्रमाण में होती है। उसके साथ कन्वर्जन्स आ सकते हैं, स्लीपीनेस लग सकती है, इरेगुलर हार्ट रेट हो सकते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है, और एलर्जी ऑन स्किन, मतलब स्किन के ऊपर एलर्जी आ सकती है, रैशेज आ सकते हैं। तो अब देखते हैं इस मेडिकेशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि कौन सी कंडीशन में इस मेडिकेशन को पेशेंट को नहीं देना है। तो सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मेडिकेशन नहीं देना है। उसी के साथ ग्लूकोमा, उसके बाद हाइपोकैलेमिया, उसी के साथ सीजर्स, अगर आपको सीजर्स आते हैं इस मेडिकेशन के बाद तो सीजर्स में, उसी के साथ हार्ट फेलियर में, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेलियर हुआ है पहले तो वैसे कंडीशंस में भी आपको ये मेडिकेशन नहीं देना है। उसी के साथ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में और हाइपरटेंशन में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन से मेडिकेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम वैसे मेडिकेशन के ऊपर आपको वीडियोस देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।